students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 16. Dear students, हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है इसके हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए थे. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड डालेंगे, उसके बाद राइट द फंक्शंस ऑफ ए पंचायत. एक पंचायत के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में, उनके पंचायत के कार्य क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं वो लिखने हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, पंचायत के बहुत सारे कार्य होते हैं. फर्स्ट क्या डालेंगे? मेंटेनेंस ऑफ ऑल विलेज रोड्स. मेंटेनेंस ऑफ ऑल विलेज रोड्स, पूरे गांव के जितने भी रोड्स हैं उनको सही करना, मेंटेनेंस रखना, उनकी देखरेख करना. सेकंड है लाइटिंग ऑफ पब्लिक रोड्स एंड पब्लिक प्लेस इन बिल्ट अप एरिया. पब्लिक रोड और जो पब्लिक प्लेस है जो बने हुए हैं उनके ऊपर, उन पर लाइटिंग करना, लाइट लगाना. तो दूसरा काम क्या है पंचायत का? लाइटिंग ऑफ पब्लिक रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस इन बिल्ट अप एरिया. टू कार्य हमने इनके लिखे हैं, टू फंक्शंस लिखे हैं. फर्स्ट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ ऑल विलेज रोड्स, MEAINTENANCE, मेंटेनेंस ऑफ ऑल विलेज रोड्स. सेकंड क्या है? लाइटिंग्स, LIGHTING, लाइटिंग ऑफ पब्लिक रोड एंड पब्लिक प्लेसेस इन बिल्ट अप एरिया. तो टू फंक्शंस हमने इसके लिखे हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्या हेडिंग डालेंगे? क्वेश्चन नंबर 4. राइट व्हाट इज द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसका कार्य क्या है? यहाँ पे हमें पंचायत के फंक्शंस बताने थे, यहाँ पर किसके बताने हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू अरेंज फॉर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. मतलब लोगों के पीने के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो अवेलेबल करवाना, अरेंज करवाना किसका कार्य है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का. सेकंड है टू मैनेज स्कूल एंड हॉस्पिटल्स. स्कूल और हॉस्पिटल्स को मैनेज करके रखना, उनके अंदर कोई टूट फूट हो गई है तो उसको सुधार करवाना किसका कार्य है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का. तो फर्स्ट क्या है? टू अरेंज फॉर द प्रॉपर सप्लाई टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सप्लाई करवाना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की. और सेकंड है टू मैनेज स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल और हॉस्पिटल्स को मैनेज करके रखना. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज ए नगर पंचायत डू. नगर पंचायत जो है वो क्या करती है? तो आंसर क्या है? ए नगर पंचायत इज मीन्ड फॉर एन एरिया विच इज चेंज फ्रॉम ए रूरल टू एन अर्बन एरिया. इसका मतलब ये है कि जो नगर पंचायत है वो क्या है, क्या करती है? तो नगर पंचायत क्या है? उन जो रूरल एरिया है उनको अर्बन में चेंज हुए जो एरियाज हैं उनके लिए कार्य करती है. ए नगर पंचायत इज मीन्ड फॉर एन एरिया विच इज चेंज फ्रॉम ए रूरल टू एन अर्बन एरिया टाइप, अर्बन टाइप. क्या है? जो नगर पंचायत है वो उन एरियाज के लिए कार्य करती है जो एरिया ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में बदलते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में चेंज होते हैं. ए नगर पंचायत इज मीन्ड फॉर एन एरिया विच इज चेंजिंग फ्रॉम ए रूरल टू एन अर्बन टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग डालेंगे नेम द मेन लोकल बॉडीज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो लोकल बॉडीज है उनके नेम लिखने हैं. फर्स्ट क्या है? नगर पंचायत, NAGAR, नगर, PANCHYAT, नगर पंचायत. सेकंड है म्यूनिसिपल कम्युनिटी, MUNICIPAL, म्यूनिसिपल, COMMITEE, कमिटी, म्यूनिसिपल कमेटी, MUNICIPAL, म्यूनिसिपल, COMMITEE, कम्युनिटी. थर्ड क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, MUNCIPAL, म्यूनिसिपल
कॉरपोरेशन, CORPORATION, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। 3rd, 4th, 5th और 6th 4 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक, शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू। Good morning students, I am Manu Yadav, your GK teacher of 4th class from MLP International School Rajpura. Students, today we start our chapter number 16, it is main sports places. In this chapter we have given some places or stadiums of sports and related their sports and their locations. Students, इस चैप्टर में हमारे पास कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, स्टेडियम्स हैं, उनको किससे मैच करना है कि वो कौन सा स्पोर्ट्स वहाँ पर खेला जाता है उस स्टेडियम में, और वो स्टेडियम वो जगह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है। ये हम आज अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स आवर चैप्टर नंबर 16, मेन स्पोर्ट्स प्लेसेस। मैच द फॉलोइंग स्टेडियम्स and sports places to their location and the sports they belong to. Students, here is stadiums name, here is sports names and here is their locations. हमारे पास स्टेडियम्स के नेम हैं, स्पोर्ट्स है कि कौन से स्पोर्ट्स से वो बिलोंग करते हैं और उनकी जगह कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है, हमारे पास चैप्टर में गिवन है। हमें क्या करना है, मैच करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज इंद्रप्रस्थ स्टेडियम। जो हमारा इंद्रप्रस्थ स्टेडियम है वो इंडोर गेम्स के लिए फेमस है। इट इज़ फेमस फॉर इंडोर गेम्स। और वो कहाँ सिचुएटेड है, इट इज़ इन दिल्ली। वो दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है। सो मैच नंबर फर्स्ट विद 6 नंबर इंडोर गेम्स एंड देन दिल्ली। इट इज़ इंद्रप्रस्थ स्टेडियम इंडोर गेम्स एंड इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। Second is Den Garden. It is famous for cricket. वहाँ पर क्या खेला जाता है, क्रिकेट गेम, जो हमारा गेम है वो खेला जाता है। और वो कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में। इट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता। सो मैच नंबर 2 विद नंबर 1 एंड देन F, कोलकाता। थर्ड वन इज ब्रुकलैंड। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ फेमस फॉर फुटबॉल। जो हमारा ब्रुकलैंड है वो किसके लिए फेमस है, फुटबॉल के लिए फेमस है। स्पोर्ट्स हम वहाँ पर ब्रुकलैंड में फुटबॉल खेला जाता है। और वो कहाँ पर स्थित है, इंग्लैंड जो हमारी जगह है, इंग्लैंड जो हमारा देश है वहाँ पर स्थित है हमारा ब्रुकलैंड। फुटबॉल के लिए फेमस है और कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में। फोर्थ इज ब्रुकलिन। जो हमारा ब्रुकलिन स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है, बेसबॉल किसके लिए फेमस है, बेसबॉल के लिए फेमस है। और कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। सो मैच विद नंबर 4 विद 5 एंड देन D। जो हमारा ब्रुकलिन है वो बेसबॉल के लिए फेमस है और कहाँ पर स्थित है, हमारा न्यूयॉर्क में। 5th इज नेशनल स्टेडियम। जो हमारा नेशनल स्टेडियम है वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, हॉकी के लिए फेमस है। और कहाँ स्थित है, मुंबई में। इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई, वो मुंबई में स्थित है। 6th इज सैंडिलॉजी। जो हमारा स्टेडियम है वो कौन से गेम के लिए फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर गोल्फ के लिए फेमस है। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन स्कॉटलैंड में लोकेटेड है वो। 7th इज विंबलडन। इट इज फेमस फॉर लॉन टेनिस एंड इट इज लोकेटेड इन लंदन में सिचुएटेड है। 8th इज इप्सम। इट इज फेमस फॉर डोरबाइल हॉर्स राइडिंग and located in Britain. Students, today we discuss our places, stadiums with their sports and their locations.
आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीटली क्लीनली राइट करना है। आपको मैचअप्स कैसे लिखने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इंद्रप्रस्थ, देन योर आपको एरो लगा के क्या लिखना है, इंडोर गेम, एंड देन दिल्ली लोकेशन। आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, स्टेडियम, स्पोर्ट्स, लोकेशन। जैसे आपके चैप्टर में गिवन है बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, और आपको क्रॉस करके मैचअप्स नहीं करने हैं, उसके सामने एरो लगा के लिखना है। जैसे इंद्रप्रस्थ स्टेडियम एरो लगाएंगे, इंडोर गेम्स, फिर दोबारा से एरो लगानी है, एंड दिल्ली। ऐसे ही आपको अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड योर चैप्टर 16 मेन स्पोर्ट्स प्लेसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete our chapter number 6. Today we will start a new chapter, chapter number 7, fractions. Fractions means होता है students भिन्न. Now what is fraction? Fraction is a part of a whole or a group. Students, fraction group या whole का एक part होता है. Students, we know that fraction had 2 numbers. The number above the line is called numerator and the number below the line is called denominator, and the line is called division line. Students, denominator tells us the number of part in a whole. Student, denominator हमें बताता है कि एक whole में total कितने parts है, and numerator tell us the number of part of the whole that are being considered. numerator हमें बताता है कि एक whole के कितने number of part consider किए गए हैं, लिए गए हैं. Now फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए होल. फ्रैक्शन एक होल के पार्ट के रूप में. व्हेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जब एक होल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ईच पार्ट इज ए फ्रैक्शन ऑफ द होल. तो प्रत्येक पार्ट होल का एक फ्रैक्शन होता है. नाउ 1/2 या 1/2. व्हेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स रिप्रेजेंट 1/2. जब एक कंप्लीट होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो ईच पार्ट 1/2 होता है. नाउ 1/3. व्हेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जब एक कंप्लीट होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, देन ईच पार्ट कॉल्ड 1/3 and 2 parts together are called 2/3. Now 1/4. when a whole is divided into 4 equal parts, स्टूडेंट जब कंप्लीट होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, देन ईच पार्ट्स कॉल्ड 1/4 and together 3 parts are called 3/4. स्टूडेंट सेम एज 1/5, 1/6, 1/8 so on. नाउ फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप. फ्रैक्शन एक ग्रुप के पार्ट के रूप में. समटाइम्स एक ग्रुप इज डिवाइड इनटू पार्ट्स. कई बार ग्रुप को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नेकलेस है, इसमें टोटल 16 बीड्स है. 11 बीड्स है वो ग्रीन कलर की है एंड 5 बीड्स है वो रेड कलर की है. सो 5 रेड बीड्स रिप्रेजेंट 5/16 और इनवर्स 5/16 एंड 11 ग्रीन बीड्स represent 11/16 or inverse 11/16. Student, I think you understand. Now you start our exercise 7.1. Question number first, set the following figures to represent the given fractions. Students, question number first में हमें figures के साथ fractions given है. इस fraction के according ही इन figures को shaded करना है, colored करना है. Now part A, given fraction is 3/4 means total parts 4 है और इनमें से 3 parts को शेडेड करना है. स्टूडेंट्स, 3 parts को हमने शेडेड कर दिया है. Now we do part E. गिवन फ्रैक्शन 3/8 है मीन्स टोटल पार्ट्स हमारे पास 8 है, उनमें से 3 पार्ट्स को शेडेड करना है. स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स को हमने शेडेड कर दिया है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. सो remaining questions you do yourself. Now we do question number 2. For each of the following figure write the fraction of the unshaded parts. Students, इसमें हमें ये फिगर्स गिवन है, इनके अनशेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन राइट करना है. स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट ए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. स्टूडेंट, टोटल पार्ट्स है 16 है. नाउ वी काउंट unshaded parts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Student, unshaded part 11 है. So our fraction is 11/16. Now part B, student total parts 3 है, unshaded parts 2 है. So student, our fraction is 2/3. Student, part C you do yourself. Now question number 3.
राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स ये नीचे हमें वर्ड्स में गिवन है, इनके लिए फ्रैक्शन राइट करना है। सो पार्ट ए 3/5 इन फ्रैक्शन 3/5। नाउ पार्ट बी 4/7 in fraction 4/7. Now part G 4/11 in fraction 4/11. Now part H 6/13 in fraction 6/13. Then I think understand. Now you can easily do remaining parts of this question. Now we do question number 4. तो write the following fraction in words. Students ये हमें कुछ fractions given है, इनको words में write करना है। Now question number 4, write the following fraction in words. Student question number 4 में हमें fractions given है, इनको words में write करना है। Part B 2/19। तो बेटा 2/19 in words क्या होगा? 2/19. 2 19 NINETEENTHS 19. Now part E 4/13। तो इन वर्ड्स में स्टूडेंट 4/13 क्या होगा? FOUR 13 THIRTEENTHS 13. Students, I think question number 4 you understand. Now we start question number 5. Question number 5, write the numerator and denominator for each of the following fractions. Students, question number 5 में हमें ये fractions given है, इनके लिए numerator and denominator write करना है. So let's we start. Students, we know that the number above the line is called numerator and the number below the line is called denominator. So part A 7/8. So student, numerator above the line is 7 and denominator is below the line is 8. Now part D 4/13. Numerator above the line is 4 and denominator below the line is 13. Students, I think you understand. Now you can easily do remaining parts. Question number 6, write the fraction to complete each sentence. Students, इस क्वेश्चन में हमें कुछ sentences given है, fraction write करके उन sentences को complete करना है. First is dash of the candles are lit. lit में सोचो स्टूडेंट जलना, इनमें से कितनी कैंडल्स जल रही है? 4. Now part B, of dash of the arrows have hit the marks. स्टूडेंट कितने एरोज ने मार्क्स को हिट किया है? 1 2 3 and 4. Now part C, dash of the students are standing. स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं? 2. I think students you understand. Now you can easily do complete 7.1 exercise in your notebook with neat and clean handwriting. So thank you students. Have a nice day. Friends, a very good morning to all of you. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Students, welcome back to our YouTube channel of MLP Group of School. And in our today class, we will start with class 4th and we will do word meaning of chapter 12. Okay students, so let's we get start. First is force. FORCE. Force means क्या होता है? बल. Second is energy. ENERGY. Energy means क्या होता है? ऊर्जा. Third is work. WORK. Work means क्या होता है? कार्य. Fourth is push. PUSH. Push means क्या होता है? धक्का देना. Fifth pull. PULL. Pull means क्या होता है? खींचना किसी भी चीज को. ठीक है. Sixth magnet. MAGNET. Magnet means क्या होती है? चुंबक, जो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है. सेवंथ इज अट्रैक्शन. ATTRACTION. अट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? आकर्षण. ठीक है. एट्थ इज स्पीड. SPEED. स्पीड मीन्स क्या होती है? गति. नाइन्थ इज फ्रिक्शन. FRICTION. फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? घर्षण. ओके. नेक्स्ट इज टेंथ स्क्रू. SCREW. स्क्रू मीन्स क्या होता है? पेच. 11th is gravitational. GRAVITATION.
ONAL। ग्रेविटेशनल मीन्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। अगर हम इसके साथ लगा दें ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस आर सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर नंबर 12. Okay, you will write in your fair notebook of a science and learn also. Today we will start our new topic, energy, on page number 114. Okay, so let's start. Energy क्या होती है? ऊर्जा। Energy is defined as the ability to do work. एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम? एनर्जी क्षमता होती है काम करने की, ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ एनर्जी एज एनीथिंग दैट कैन कैरी आउट एन एक्शन और मेंटेन ए प्रोसेस। हम ये सोचते हैं कि जो एनर्जी है वो किसी भी चीज़ को उठाना, कैरी करना और किसी प्रोसेस को मेंटेन करना है। विदाउट एनर्जी एवरीथिंग कम्स टू अ हाल्ट। बिना एनर्जी के हर चीज़ रुक जाएगी। ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आर, यहाँ पे अलग अलग टाइप की एनर्जी दी हुई है। फर्स्ट इज सोलर एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी ऑफ द सन। ये जो सोलर एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है, सोलर जो एनर्जी हमें किससे मिलती है? सन से। सन की एनर्जी होती है। सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सन क्या है? ग्रेटेस्ट सोर्स है किसका? एनर्जी का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, सबसे बड़ा सोर्स है। प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए, खाना बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सन एनर्जी का, ठीक है। टुडे वी हैव डिस्कवर्ड मैनी यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। आज हमने बहुत सारी खोज कर ली है सोलर एनर्जी का यूज़ करने के लिए। सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फूड कैन बी कुक इन सोलर कुकर। जो सोलर कुकर होते हैं उसमें अगर हम फूड रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो फूड क्या हो जाता है? कुक हो जाता है, ठीक है। सोलर एनर्जी इज ऑफन यूज टू हीट वाटर। सोलर एनर्जी का यूज़ किस लिए करते हैं? पानी को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए। सोलर बैटरीज आर यूज टू लाइट अप कैलकुलेटर्स, वॉचेस एंड बल्ब्स। जो सोलर बैटरी होती है उनका यूज़ किस लिए किया जाता है? कैलकुलेटर, वॉचेस और बल्ब को प्रकाशित करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एनर्जी कौन सी है हमारी? विंड एनर्जी, ठीक है। यूजिंग द विंड टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम विंड एनर्जी का यूज़ किस लिए करते हैं? बिजली को क्रिएट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ लंबे समय तक रहती है, ठीक है। व्हेन द विंड टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। जब जो विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं इनको टर्न करती है एयर, विंड, ठीक है, इट्स फाइन ए टर्बाइन इनसाइड अ स्मॉल जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर जो स्मॉल जनरेटर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? जब ये टर्बाइन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी कंपनीज यूज लार्ज विंड मिल्स कॉल्ड विंड टर्बाइंस। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए किस किस से? विंड, ठीक है, विंड से एनर्जी बनाने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो कंपनी होती है वो क्या करती है? लार्ज विंड मिल का यूज़ करते हैं। बड़ी पवन चक्की जो होती है उसका यूज़ करती है। विंड मिल क्या होती है? पवन चक्की, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विंड टर्बाइन कहते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए लॉट ऑफ एनर्जी कैपेबल of powering thousands of home, energy companies build large wind farms, lot of wind turbines. ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? ये पावरिंग थाउजेंड्स ऑफ होम, बहुत सारे जो घर है, थाउजेंड्स ऑफ जो होम हैं, हज़ारों जो घर हैं, उनमें बिजलियाँ पहुँचाने के लिए, जो कंपनियाँ होती हैं उनके लिए, ठीक है, फार्म के लिए, तो हमें ज़्यादा टर्बाइन की आवश्यकता होगी उसके लिए। दे यूजुअली बिल्ड दिस इन विंडी प्लेसेस। और ये यूजुअली क्या बिल्ड करते हैं? विंडी प्लेसेस में ही बिल्ड होती है, जहाँ हवा चलती है वहाँ पे ये विंड मिल बनाई जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वाटर एनर्जी। वाटर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। वाटर जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स है। पीपल, प्लांट एंड एनिमल ऑल डिपेंड ऑन वाटर। ये सभी जो हैं, मनुष्य, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर पे, ठीक है।
हाइड्रो पावर इज एनर्जी डेट कम्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ मूविंग वाटर। जो हाइड्रो पावर एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? बहते हुए पानी से मिलती है। लाइक विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी किस में हेल्प करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इससे क्या बनाते हैं हम? बिजली बनाते हैं। ठीक है। फ्यूल एनर्जी क्या होती है? फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट। जो ईंधन होते हैं उनको जलाकर हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। एंड पावर, और क्या मिलती है उससे? पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। व्हीकल्स एंड मशीन्स मूव विद द यूज ऑफ फ्यूल्स। जितने भी व्हीकल्स है, जितनी भी मशीन है, वो किसकी हेल्प से चलते हैं? फ्यूल्स। उनको कुछ ना कुछ फ्यूल, कुछ ना कुछ ईंधन उसके अंदर चाहिए उसको मूवमेंट के लिए। ठीक है। सच एज, कौन कौन सा फ्यूल हो सकता है वो? पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, सीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किरोसिन हो सकता है एंड एलपीजी आर फ्यूल। जो हमारे किचन में यूज होती है वो कौन सी गैस होती है? एलपीजी। ठीक है। फ्यूल यूज इन किचन टू कुक फूड। जिससे हम क्या करते हैं? इसका एलपीजी गैस का यूज करके हम अपना फूड कुक करते हैं, खाना बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स डेट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, और वो क्या कर रहे हैं? मूव्स दैट ऑब्जेक्ट। आपने फोर्स लगाया और आपके फोर्स की वजह से वो क्या कर गया? मूवमेंट हो गया, उसमें मूव करने लग गया। तो इसका मतलब क्या है? कि आपका वर्क डन कंप्लीट हो गया, आपने वर्क किया है। ठीक है। अगर आपने फोर्स लगाया और वो जो चीज़ है वो मूव नहीं कर रही, इसका मतलब आपने वर्क नहीं किया है। आपका वर्क कितना होगा? 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल कंप्लीट आवर रीडिंग अप टू वर्क। ओके, you will read up to work. Thank you. Have a good day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी व्याकरण में पाठ 8 विशेषण। आज मैं उसके अभ्यास करा रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, रंग, रूप, आकार और गुण के अनुसार मिलान कीजिए। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं और उनके गुण दे रखे हैं, उनके अनुसार आपको चित्र से मिलाना है। सबसे पहले है मेहनती। मेहनती कौन है? यहाँ पर लड़का। भूरी गाय, बड़ा मकान, ठंडा पानी, रंग बिरंगे फूल, ऊंचा पेड़, सुंदर गुलाब और गरम चाय। इस तरह से आपको मिलाना है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संज्ञाओं के लिए उचित विशेषण लिखिए। हमारे पास ये कुछ संज्ञाएं दी गई है, उनके लिए हमें विशेषण लिखने हैं। आसमान, इसकी क्या विशेषता होती है? कि ये नीला होता है। मजदूर परिश्रमी होते हैं। बालक सुंदर, मानव विशाल, हिमालय ऊंचा, मैदान समतल। ऐसे इधर पपीता पीला, सैनिक वीर, हंस सफ़ेद, मीनार ऊंची, आवाज़ मधुर, अंगूर खट्टे। तो ये हमने इन संज्ञाओं के लिए विशेषण लिखे हैं। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर अलग अलग वर्गों में लिखिए। हमारे पास ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और ये वर्ग हमने बना रखे हैं, आकार, मात्रा, रंग, सार्वनामिक, स्वभाव, संख्या, स्थान और गुण। ये हमें इन वाक्यों में से विशेषण छांटने हैं। तो पहला वाक्य है, घर का बड़ा कमरा सुंदर है। यहाँ पर बड़ा हमें किसके बारे में बता रहा है? आकार के बारे में। तो आकार में हम लिखेंगे बड़ा। और सुंदर हमें बता रहा है गुण के बारे में, तो गुण में हम लिखेंगे सुंदर। ऐसे ही अगला वाक्य है, मुझे थोड़ा गर्म दूध चाहिए। यहाँ गर्म हमें किसके बारे में बता रहा है? गुण के बारे में। तो गुण को हम लिखेंगे गर्म वाले कॉलम में। और थोड़ा हमें किसके बारे में बता रहा है? नाप तोल के बारे में बता रहा है।
मात्रा के बारे में। तो बच्चों क्या बताया मैंने कि गर्म जो है इसको हम लिखेंगे गुण वाले कॉलम में, और जो थोड़ा है इसको हम लिखेंगे मात्रा वाले कॉलम में। इसके बाद है मेरा कुर्ता सफ़ेद है। यहाँ सफ़ेद विशेषण शब्द है, तो ये किसके बारे में बता रहा है? हमें रंग के बारे में। आगे भारतीय और जर्मन लोग मेहनती होते हैं। ये जो मेहनती है हमें बता रहा है भारतीय और जर्मन लोगों के गुण के बारे में। तो यहाँ इधर हम लिखेंगे गुण वाले कॉलम में दोनों लड़के शांत स्वभाव के हैं। यहाँ शांत किसके बारे में बता रहा है? हमें शांत बता रहा है, हमें स्वभाव के बारे में। तो यहाँ हम स्वभाव वाले कॉलम में लिखेंगे शांत। उसका छोटा भाई आलसी है। यहाँ आलसी भी हमें किसके बारे में बता रहा है? स्वभाव के बारे में। तो यहाँ आलसी को भी हम स्वभाव वाले कॉलम में लिखेंगे। मेरे पास 50 रुपये और कुछ सिक्के हैं। तो यहाँ 50 हमें बता रहा है संख्या के बारे में, और कुछ बता रहा है, कुछ भी क्या बता रहा है हमें? संख्या के बारे में, क्योंकि सिक्कों को भी हम गिनते हैं तो संख्या में ही आएंगे। तो 50 और कुछ दोनों संख्या में आएंगे। बगीचे में लाल गुलाब। इससे पहले एक वाक्य आया था मेरा कुर्ता सफ़ेद है। तो यहाँ मेरा जो है ये सार्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सार्वनामिक वाले कॉलम में इसको, मेरा को। बगीचे में लाल गुलाब खिला है। तो यहाँ पर जो लाल है वो हमें एक रंग के बारे में बता रहा, लाल को हम लिखेंगे रंग में। और इससे पहले आया था मेरा कुर्ता सफ़ेद है, यहाँ सफ़ेद भी रंग के बारे में बता रहा, तो इसको भी हम लिखेंगे रंग में। और उसका हमें, उसका छोटा भाई आलसी है, तो यहाँ उसका हमें बता रहा है कि ये सार्वनामिक विशेषण है, तो इसको लिखेंगे हम सार्वनामिक वाले कॉलम में। अगला प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण में दीजिए। तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? मैंने 5 लिखे हैं। आपके परिवार में जितने हो उतनी संख्या आप लिखेंगे। तुम्हारे बालों का रंग कैसा है? मैंने यहाँ लिखा है काला। आपके बालों का रंग अगर भूरा है तो आप भूरा लिखेंगे, ठीक है। नींबू का स्वाद कैसा होता है? तो यहाँ पर कैसा होता है? खट्टा। झांसी की रानी कैसी महिला थी? तो झांसी की रानी थी बच्चों वीरांगना। क्या लिखेंगे हम? वीरांगना। सूर्य का आकार कैसा है? गोल। तो बच्चों ये मैंने आपको अभ्यास कार्य कराए हैं। आप ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 7 chapters question answer. And now in this class, we will start our reading part of 8th chapter. Our chapter name, Atlanta Lost the Race. Magic the miracles have performed an important role in the lives of human beings in every country and culture. जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको परफॉर्म करने ह्यूमन लाइफ की क्या है, सबसे ह्यूमन लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी कंट्री में भी और कल्चर में भी. रीड द स्टोरी एंड सी हाउ द मैजिक एप्पल्स बिलीव्ड एंड एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शंस. आप इस स्टोरी में रीड करेंगे कि कैसे मैजिक एप्पल में बिलीव करने, एस्ट्रोलॉजर के मैजिक एप्पल में बिलीव करने से उसकी भविष्यवाणी सच हो गई. अटलांटा वाज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. अटलांटा बहुत ही सुंदर गर्ल थी. सी वाज द स्वीटेस्ट रनर इन ग्रीक. वह ग्रीक में सबसे स्वीटेस्ट, सबसे तेज़ और सबसे अच्छी रनर थी. द fortune tellers told Atlanta that she would remain unmarried because nobody could defeat her in a race. Defeat का मतलब हार.
अटलांटा को कहा गया कि वो अटलांटा अभी तक अनमैरिड थी। अनमैरिड क्यों थी? क्योंकि आज तक कोई भी उसे रेस में नहीं हरा पाया। मैनी शूटर्स केम टू हर एंड विश टू मैरी हर। शूटर्स का मतलब लड़के, काफ़ी लड़के आए और उन्होंने उसको मैरी के लिए प्रपोज किया, विश किया। बट वैन गिवन द कंडीशन ऑफ डिफीटिंग हर द रेस, और उन्होंने एक कंडीशन, वो हमेशा एक कंडीशन रखती थी कि जो भी उसे रेस में हरा देगा, दे रिटर्न इन डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन कोई भी उसे रेस में नहीं हरा पाता था और सारे क्या होते थे? डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, निराशा का मुंह लेकर वापस चले जाते थे। वन यंग शूटर हॉपिप्योमेन वाज रनिंग बिहाइंड अटलांटा। एक बार एक यंग लड़का जिसका नाम क्या था? हिप्पोमेनस, वाज रनिंग बिहाइंड द अटलांटा। बिहाइंड मतलब पीछे, वह अटलांटा के पीछे दौड़ रहा था। ही एडवाइज्ड हिप्पो टुक आउट एन एप्पल फ्रॉम हिज एंड थ्रीव इट। जैसा कि उसे एस्ट्रोलॉजर द्वारा बताया गया था कि उसे क्या करना है, एक एप्पल अपने बैग से निकालना है और उसे ज़मीन पे गिराना है। इन हर पैथ, अटलांटा के रास्ते पे। अटलांटा शादा शाइनिंग फ्रूट, शाइनिंग मतलब चमकता हुआ। अटलांटा ने चमकता हुआ उस फ्रूट को देखा एंड स्टॉप्ड टू पिक इट, और वह रुकी और उसने उसको ले लिया। एज सी डिड सो, फिर वह अपने आगे चलने लगी। हिप्पोपोटेमस रेस्ड अहेड, हिप्पोपोटेमस फिर से रेस करने लगा। बट सी सून ओवरटुक हिम एंड वाज हैड ऑफ हिम। दोबारा उसने क्या किया? एक एप्पल फिर से डाल दिया। नाउ द यंग मैन थ्रेव सेकेंड एप्पल, उसने सेकेंड एप्पल फिर डाल दिया। अटलांटा स्टॉप टू पिक अप द मैजिकल एप्पल, अटलांटा ने फिर से उस मैजिकल एप्पल को पिक किया। एंड हिप्पोपोटेमस अगेन टुक द लीड, और हिप्पोपोटेमस दोबारा अपनी स्पीड्स में दौड़ने लगा, रेस को पार करने लगा। दे वर नाउ नियर द फाइनल टारगेट, अब वह अपने फाइनल टारगेट पे पहुंचने वाले थे। अटलांटा मूव्ड अहेड अगेन, अटलांटा दोबारा से क्या करने लगी? मूव करने लगी। द यंग मैन थ्रीव द थर्ड एप्पल, यंग मैन ने अपना लास्ट और तीसरा एप्पल फेंका एस्ट्रोलॉजर के कहे अनुसार। दिस टाइम एज अटलांटा बॉव टू पिक इट, और इस टाइम भी अटलांटा ने क्या किया? उस एप्पल को लेने के लिए झुकी। द यंग मैन क्रॉस्ड द टारगेट एंड वोन द रेस, और यंग मैन ने क्या किया? वो टारगेट अचीव कर लिया और वह रेस जीत गया। सो थैम्पेटिक एप्पल्स बिलीव्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, फिर वो जादुई जो एप्पल थे, मीन्स एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा की गई भविष्यवाणी क्या हुई? सच हो गई। हिप्पोपोटेमस वोन द रेस, उसने रेस जीत ली। एंड वोन अटलांटा फॉर हिज ब्राइड, और उसने अटलांटा को पाया किसके रूप में? अपनी दुल्हन के रूप में। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस 8 chapters reading, and this reading revise in your book. Thank you and have a nice day.